Welcome back again. I'm Brajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel. Yesterday, on 22nd September, we released PIB 360 magazine part 1, which covers update from 1st to 20th September. As you know, in our PIB 360 magazine, we cover two important segments. The first one is program and second one is circular. And there is one more magazine which is called as Affairs tab, CA मैगजीन, करंट अफेयर्स मैगजीन. इट वुड ऑल्सो कम, पार्ट 1 वुड कम टुमारो. ओके, ये आपको वेंसडे को आ जाएगा इसका पार्ट 1 सितंबर के लिए. बट इन दिस PIB 360 मैगजीन वी कवर्स PIB प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम PIB वेबसाइट and circulars directly from RBI and SEBI website. Okay, apart from that we have been also providing newspaper cuttings. Okay, जो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे डिस्क्रिप्टिव चैनल पर @descriptive बैंक एग्जाम. ये यहां पर नीचे में हाइफन है बैंक एग्जाम. यू कैन डायरेक्टली सर्च दिस हैंडल ऑन टेलीग्राम एंड उसको ज्वाइन कर सकते हो. उस पर डेली न्यूज़पेपर के कटिंग्स वगैरह आपको मिलते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से दिखता है. ये PDF आपको सिर्फ पेड कोर्स में मिलता है. हालांकि आप न्यूज़पेपर के कटिंग सेम चीज आप जो है फ्रीली टेलीग्राम पर पढ़ सकते हो. ओके, तो आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर के कटिंग्स होते हैं. ये आपको डायरेक्टली बिजनेस न्यूज़पेपर जो बिजनेस स्टैंडर्ड है, मिंट है या इकोनॉमिक टाइम्स है. समटाइम्स आई आल्सो गो थ्रू बिजनेस लाइन, बट बिजनेस स्टैंडर्ड एंड मिंट इज परमानेंट. वी डू दीज टू न्यूज़पेपर ऑन ए डेली बेसिस. और उसके अलावा और भी जब मुझे टाइम रहता है तो मैं और भी फॉलो कर लेता हूँ. ओके, एंड दिस इज हाउ माई PIB मैगजीन लुक्स लाइक. अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप ये देख सकते हो. और इसमें आप देख सकते हो कि फ्रॉम 1 to 20th वी ऑलरेडी हैव ए न्यूज वर्थ ऑफ 83 पेजेज. ओके, इसमें PIB एक्सप्लेनर, RBI SEBI सर्कुलर एंड न्यूज, मिसलेनियस जो PIB के जनरल अवेयरनेस हैं, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज मिनिस्ट्री वाइज आपको कवर किया जाता है. कैबिनेट अप्रूवल्स के अलग सेक्शन बना हुआ है. PM एंड प्रेसिडेंट न्यूज के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है. ओके, तो इसी मैगजीन से मैंने जो है 5 इंपॉर्टेंट न्यूज पिक किया है, विच आई बिलीव दैट फॉर RBI ग्रेड बी दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड आई एम गोइंग टू मेक फर्दर मोर वीडियोज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स दैट आई गेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, जिसमें मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक करूंगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पिक करूंगा और उसके रिगार्ड्स आपको वीडियो बनाऊंगा आने वाले एग्जाम्स के लिए. ओके, तो इसमें जो 5 आपको जो मैंने पिक किया आज वो है फर्स्ट, ज्ञान वार्ता मिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और रिसेंटली काफी इस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज किया गया था और मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा आपके एग्जाम में. सेकेंड, SEBI स्वागत FI फ्रेमवर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. काफी न्यूज में इस पर, इवन इकोनॉमिक टाइम्स ने इस पर एक्सप्लेनर भी पोस्ट किया हुआ है. थर्ड इज नेशनल क्रिटिकल मिशन. यू नो द क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा न्यूज में भी बना हुआ है. तो उस पर एक मिशन सरकार ने लॉन्च किया और उसका एक सेकेंड पार्ट सब मिशन जो है वो रिसेंटली न्यूज में था, उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया, विच विल बी सीइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. थर्ड इज RBI रेगुलेटरी रिव्यू सेल, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आपके प्रीलिम्स में रहेगा. एंड फिफ्थ इज सेमिकॉन इंडिया, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. तो चलो इन सभी न्यूज को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं. Guys, you can follow my courses also if you want to study under my guidance, my mentorship. तो आप मेरा mentorship प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं. अगर मेरा आप टेस्ट सीरीज में जहाँ पर आंसर राइटिंग वगैरह होते हैं, ये आपको मॉडल आंसर्स मिलेगा, फेज 1 और फेज 2 के लिए फुल लेंथ टेस्ट वगैरह होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे. और इसमें आपको इस कोर्स में मैगजीन्स भी मिलते हैं. जो मेरा मैगजीन वाला कोर्स है वो भी इंक्लूडेड है. तो ये कोर्स में आप मॉक टेस्ट, इसको मेरे फेज 2 एंड फेज 1 मॉक टेस्ट कोर्स है ये, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं. एक ऑफर भी चल रहा है बट वो ऑफर मेंटरशिप कोर्स के लिए चल रहा है. इफ यू इनरोल इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम, ओके, चाहे वो RBI प्लस RBI नबार्ड का, RBI ओनली या RBI प्लस नबार्ड वाले में आप इनरोल करते हैं, मैं नीचे में उसका लिंक आपको कमेंट में लिंक डाल दूंगा, करते हैं. तो आपका ये एक्स्ट्रा 12 मंथ का मतलब नेक्स्ट 2026 एग्जाम के लिए भी जो आपको एडिशनल वो मिल जाएगा, वैलिडिटी मिलेगा कोर्स में, एडिशनल ओनली दीज 2 कोर्स में ये ऑफर अवेलेबल है. बाद बाकी कोर्सेज आपको वो फेज 2 एग्जाम के लिए आपके एक्टिव होंगे, इस एग्जाम के फेज 2 के लिए आपको एक्टिव होंगे. तो यहाँ पर मैं कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनरोल कर सकते हो. ओके, तो पहला जो न्यूज है, जो पहला सबसे है वो है ज्ञान वार्ता मिशन.
ज्ञानवर्धन मिशन पर अभी रिसेंटली जो है 2025-26 इस साल का जो बजट था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ज्ञानवर्धन मिशन के बारे में जो है अनाउंस किया था। तो इट वाज फर्स्ट अनाउंस इन 2025 एंड 2026 यूनियन बजट। ओके, उसी में अनाउंस हुआ था। इसके अंदर क्या होता है कि जो पुराने मेन्यूस्क्रिप्ट्स है, मेन्यूस्क्रिप्ट, व्हाट आर द मेन्यूस्क्रिप्ट्स? मेन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं जो आपको हैंड रिटन नोट्स है। ओके, इट इज द हैंड रिटन वर्क्स, और जिसका एज 75 ईयर से ज्यादा हो चुका है। ऐसे हैंड रिटन नोट्स जिसका एज मोर देन 75 ईयर्स हो चुका है, उसको हम लोग मेन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। यहीं पर एक और टर्म्स आता है, यहीं पर एक और टर्म आता है, और वह लिथोग्राफ। गाइज, मेन्यूस्क्रिप्ट और लिथोग्राफ में डिफरेंस है। लिथोग्राफ हम लोग उसको बोलते हैं जो स्टोन्स वगैरह पर होते हैं। ओके, इट इज अ टेक्निक ड्राइंग ऑन स्टोन एंड देन ट्रांसफरिंग द इमेज टू पेपर, एंड दीज प्रिंटेड वॉल्यूम्स आर नॉट मेन्यूस्क्रिप्ट्स। तो ये ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर मल्टीपल स्टेटमेंट पूछ सकता है और इस तरह के आपको डिफरेंस पर भी क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो ये ज्ञानवर्धन मिशन जो है, इस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो एड्रेस किया, और ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ध्यान रखना, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम भी याद रखना है, रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लीगेसी थ्रू मेन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। ये 11 से 13 सितंबर को हुआ था, और ये थीम है इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके अलावा ज्ञानवर्धन मिशन 2 महीने पहले ही अप्रूव हुआ, 2-3 महीने पहले ही अप्रूव कर दिया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो मिशन ऑलरेडी, उस पर मैंने ऑलरेडी जो है पीआईबी में पूरा का पूरा डिटेल में आपको सब कुछ डाला हुआ था, लेकिन ये फिर से न्यूज में था, इसलिए इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक और चीज देखना, जो फाइनेंशियल आउटले है, जिससे कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था फैक्चुअल वाला कि व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले फॉर ज्ञानवर्धन मिशन। तो जो ज्ञानवर्धन मिशन है उसके लिए फाइनेंशियल आउटले वो 60 करोड़ कर दी गई। जो बजट है एलोकेशन, इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.5 करोड़ ओके टू 60 करोड़। और ये 60 करोड़ जो है टोटल है, वो नेशनल एक प्रोग्राम चलती है नेशनल मेन्यूस्क्रिप्ट मिशन, उसके अंतर्गत ये टोटल 60 करोड़ जो है वो आपको बजट दिया गया है। ओके, ये ध्यान रखना, 3.5 करोड़ से 60 करोड़ आपको बजट को कर दिया गया है ये मेन्यूस्क्रिप्ट के लिए। और मैंने ऑलरेडी बता दिया मेन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं, हैंड रिटन वर्क है ऑन पाम लीफ या बिट्स बार्क या क्लोथ, पेपर, मेटल सब पर जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसको, जिसका आपको 75 ईयर से ज्यादा एज हो चुका है, वो ऐसी चीजों को। ओके, एंड देर आर अराउंड 44 लाख मेन्यूस्क्रिप्ट जो है वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। कहाँ पर? कृति संपदा में। कृति संपदा क्या है? ये एक नेशनल डाटाबेस है मेन्यूस्क्रिप्ट्स का। ये क्या है? ये नेशनल डाटाबेस है मेन्यूस्क्रिप्ट का, तो ये भी ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो सिग्निफिकेंस है, व्हाई द गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग दिस स्कीम। फर्स्ट है कि कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, बट एक दूसरा भी है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है, जो आर्टिकल 51A एफ जो है ब्रैकेट में एफ है, ये आपको एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। ओके, ये आपको सपोर्ट करता है, आर्टिकल 51A ब्रैकेट में एफ, ओके, उसको भी सपोर्ट करता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। इसके अलावा अदर कौन कौन से स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि नेशनल मेन्यूस्क्रिप्ट मिशन सरकार 2003 ईस्वी से ही चला रही है। ओके, टू प्रिजर्व दिस मेन्यूस्क्रिप्ट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा चलता है। एक और है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? कोलकाता में। रिसेंटली इसका भी जो आपको कोई गोल्डन जुबली वगैरह इसका था, तो ये भी न्यूज में था, उसको मैंने कवर किया हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार सिविल सर्विसेज स्पेशली स्टेट पीसीएस वगैरह में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना किसने की थी। तो ये जो आपको फाउंड हुआ था 15 जन 1784 को, और ये सर विलियम जोन्स के द्वारा फाउंड किया गया था टू अंडरटेक नॉट द डिजिटाइजेशन, उस टाइम पर डिजिटल, उस टाइम पर जो था, जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह था उसको प्रोटेक्ट करना था। ओके, उसके लिए तो इसकी स्थापना हुई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। एक और है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। नेशनल आर्काइव्स जो है, जो नॉन करंट रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका रिपोजिटरी है। ओके, ये आपको क्या है? रिपोजिटरी है। एक और है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, इट एक्ट्स एज ए मेन रिसोर्स सेंटर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो ये सारे के सारी चीजें जो इन्वॉल्व है मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन के लिए, राइट।
तो यहाँ पर है कि आपको व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट, इसके बारे में समझना है। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या हो गया, एटलीस्ट 75 ईयर जो पुराना हो, हैंड रिटन हो। कंडीशन क्या है, हैंड रिटन होना चाहिए। इट कुड बी हैंड रिटन ऑन पेपर, पाम लीफ वगैरह, जो चीज मैंने बोला वो सब पर आपको हो सकता है हैंड रिटन होना चाहिए। जैसे कि एक बोला जाता है जो बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट है, जो जीरो की खोज हम लोग बोलते हैं ना कि भारत ने जीरो दिया, ओके, कि जो ओल्डेस्ट एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल सिंबल जीरो है वो इसी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई थी। इसमें ही इसका डिफरेंस मिलता है। तो जब हम मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह को प्रिजर्व करेंगे, जब उसको हम जो है कहीं उसको डिजिटाइज करेंगे, तभी हम लोगों को आइडिया लगेगा कि जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इंडियन आप कह सकते हो जो साइंस है वो कितना पुराना है, जो मैथमेटिक्स है वो कितना पुराना है, हमने क्या क्या दिया है दुनिया को। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स, टू प्रिजर्व दीज थिंग्स। ओके, एंड इंडिया पोजेस memory of the world. It is called as memory of the world with estimated 10 million manuscripts in 80 ancient scripts like Brahmi, Kusan, Gaudi, Lepcha, Maithili etc. में। और 75% जो है वो ये मैन्युस्क्रिप्ट वो संस्कृत में और 25% रीजनल लैंग्वेजेज में है। Okay, so these are the news, these are the information that you need to know about the ज्ञान वार्ता मिशन। तो बस अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो नहीं होगा, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो घुस के आपको डिटेल में पूछता है। ओके, तो ये था आपका पहला इंपॉर्टेंट अपडेट। सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो सेबी ने अभी रिसेंटली सेबी का बोर्ड मीटिंग हुआ था। ओके, सेबी बोर्ड की मीटिंग थी, ये 12 सितंबर को कन्वीन हुआ था और इसमें काफी सारे जो है चीजों को अप्रूव किया। सेबी बोर्ड मीटिंग में क्या होता है कि सेबी आपको कंसल्टेशन पेपर वगैरह सब रिलीज करती है और जब इसका बोर्ड मीटिंग होता है तो उनमें जो भी रिव्यू फीडबैक्स वगैरह है उसके बेस पर इसको अप्रूव किया, वो जो इनिशिएटिव्स वगैरह थे उसको अप्रूव किया जाता है। तो वन ऑफ द इनिशिएटिव वाज स्वागत FI फ्रेमवर्क। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वो है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। याद रखना क्या है, ट्रस्टेड है, टी इज ट्रस्टेड। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो FPIs हैं, जो FIIs हैं, उनके लिए ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया, प्रोसेस फॉर, इट इज टू सिंप्लीफाई द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। FVCI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं और जो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है, जस्ट टू फॉर द ओनली द ट्रस्टेड वन एंड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि द इकोनॉमिक टाइम्स जो है, इकोनॉमिक टाइम्स ने ये भी इस पर लिखा हुआ एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेन स्वागत FI इज ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फॉर फ्लीइंग FII। अभी क्या हो रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ड्यू टू ट्रम्प पॉलिसीज वो जो है भारत में बड़े पैमाने पर अभी अपने स्टॉक्स को डंप कर रहा है। इंडियन मार्केट्स में आपको जो शेयर मार्केट में स्टॉक्स को डंप कर रहा है। और अभी यहाँ पर देख सकते हो कि हैवी सेलर्स, FIs have been heavy sellers this year, pulling out more than 80,000 crore from equities since July। ओके, इतना जो है उन्होंने ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अपना इक्विटी को डंप कर चुके हैं, वो बेच के यहाँ से जा रहे हैं। तो इसीलिए इसने लिखा हुआ है कि स्वागत FI इज ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ओके, फॉर फ्लीइंग, जो जा रहे हैं उनके लिए, just to simplify the process, okay, give them some extended registration validity and all, to simplify the process, to streamline the process, ताकि वो रुकें और अपना इन्वेस्टेड रहें फॉर लॉन्गर पीरियड। ओके, तो ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था। इसमें से ध्यान रखना है किसके लिए लॉन्च किया गया है, फुल फॉर्म क्या है, ओके, ये ध्यान रखना। और दूसरा इसमें प्रोविजंस क्या है, सम रिलैक्सेशन इंक्लूड रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी फॉर 10 years इंस्टेड ऑफ यूजुअल 3, एग्जेम्पशंस फ्रॉम सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लाइक कैप ऑन एग्रीगेट NRI कंट्रीब्यूशन, ये सब होती है। और इसमें यह ध्यान रखना कि अंडर दिस फ्रेमवर्क सेबी जो है वो क्लासिफाई कर रहा है सम फॉरेन इन्वेस्टर्स एज लो रिस्क एंड गिव देम अ फास्ट ट्रैक इनटू इंडियन मार्केट्स। दीज इंक्लूड सॉवरिन वेल्थ फंड, सॉवरिन वेल्थ फंड होते हैं जो दूसरे देश, जैसे कैनेडियन सॉवरिन वेल्थ फंड, सऊदी अरेबिया का आपको है, UAE का है। तो जो सॉवरिन बनता हुआ वो कंट्री, जैसे इंडिया इज सॉवरिन, तो इंडियन जो वेल्थ फंड होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेल्थ फंड होगा उसके बारे में, जैसे PFRDA, ओके, ये पेंशन फंड है भारत का। उसी तरह से जो अलग अलग नेशंस के हैं जो सॉवरिन वेल्थ फंड है
जो दूसरे जिसके सेंट्रल बैंक्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज है, या जो लार्ज म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको यहाँ पर जो है एक्सेस दिया जा रहा है। ये स्वागत FI फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है उनके लिए प्रोसेस सिंप्लीफाई की जा रही है। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टर्स दैट आर ईदर गवर्नमेंट ओन्ड और heavily regulated in their home countries are considered as low risk, and SEBI is giving them some leniency or easing the restrictions for them, certain restrictions for them, just to make their life easier over here। और उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इजी करके ये स्वागत FI फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। इसी में बोर्ड में, चूंकि मैंने बोला कि बोर्ड में ढेर सारे अप्रूवल थे, जैसे MPO करके एक है, मिनिमम पब्लिक ऑफर, जो है जो लार्ज आपको स्टॉक्स है, जैसे कि अभी जियो का आपको जो जियो आने वाला है, लिस्टिंग होने वाली जियो की, तो एक बड़े लेवल पर लिस्टिंग होगी, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशन है। तो उसके लिए जो है सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क लाया। कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको सेबी के बोर्ड मीटिंग से निकल कर आए हुए हैं। हम लोगों ने सबको कवर किया, आपके मैगजीन में वो सब कुछ कवर्ड है। तो उसी में एक और था कि इस वाले बोर्ड मीटिंग में सेबी ने क्या कर दिया कि 2 चीज़ें होती है। एक है REIT, RI, ये रियल एस्टेट्स के लिए होता है, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए InvITs होता है। ओके तो रिट्स को जो है, जो रियल एस्टेट वाला है, इसको इक्विटी का दर्जा था। अभी तक ये हाइब्रिड था, अब ये इक्विटी का दर्जा इसको मिल चुका है। नो इट वुड बी कंसिडर्ड एज इक्विटी। अब इसको देखो, इसका डिफरेंस क्या आएगा। अगर मान लो ये इक्विटी हो गया तो म्यूचुअल फंड्स कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इट। ओके म्यूचुअल फंड जो है वो अभी तक इसमें इन्वेस्ट, क्योंकि ये इक्विटी, जितने भारत में बड़े पैमाने पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह अवेलेबल है, अलग अलग AMC वगैरह जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्च की हुई है। और इक्विटी वाला में चूंकि ये इक्विटी नहीं था, ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट था, तो इस कारण से क्या हुआ है ताकि इसमें जो इक्विटी म्यूचुअल फंड थी वो इन्वेस्ट नहीं करती थी। एंड टू इंक्रीज वायबिलिटी, या इसमें जब बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए सेबी ने जो है इसका स्टेटस हाइब्रिड से चेंज करके इसको अब जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का स्टेटस डाल दिया। हालांकि जो इन्विट है वो अभी भी हाइब्रिड ही है, लेकिन रिट को जो है वो आपको चेंज कर दिया गया। तो आप रिट के बारे में अच्छा खासा पढ़ सकते। रिट जो है काफी न्यूज में रहता है, तो मान लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी RBI पूछ सकता है कि रिट एंड इन्विट में क्या डिफरेंस है। उस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे आ सकते हैं, आप रिट एंड इन्विट को जरूर पढ़ लें। ओके उसके अलावा और भी चीजें, जैसे कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो होता है उसका भी स्कोप को इंक्लूड किया गया है, अलाइनिंग विद क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ICDR, उसके मुताबिक जो है वहां पर चेंज की गई है। जैसे कि जो अब जो स्कोप अमेंडमेंट है वो इंक्लूड किया, जैसे पेंशन फंड्स हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गए, ये सबको AFIs हो गया, या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गए, फैमिली ट्रस्ट जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड विद सेबी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ ज़्यादा है, NBFCs के जो मिडिल लेयर है, अपर लेयर है, टॉप लेयर है, वो सब जो है अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कंसिडर किया जाएगा इसमें। ओके और भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, तो इसको आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हो। हम लोग बस इसको कवर करने वाले थे 5 में, क्योंकि अगर उसको कवर करने जाएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और फिर अगला वाला अपडेट नहीं देख पाएंगे। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। जो भी मैं मैगजीन में कवर करता हूँ उसको इस तरह से डालता हूँ ताकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए, आपको पढ़कर उसको समझ में आ जाए। ओके तो ये तो हो गया स्वागत FI हो गया, भारत ज्ञान भारत स्वागत FI। तीसरा है RBI से रिलेटेड। RBI ने, आपको पता होगा, जो बाय मंथली पॉलिसी था, उस बाय मंथली पॉलिसी में RBI गवर्नर ने बोला था कि दे विल कंस्टिट्यूट अ रेगुलेटरी रिव्यू मैकेनिज्म, एक RRC रेगुलेटरी रिव्यू सेल की स्थापना की जाएगी। ओके RRC की स्थापना की जाएगी, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर 5 से 7 हर 5 to 7 ईयर्स पर RBI डू दिस थिंग। ओके हर 5 to 7 ईयर्स पर RBI डू दिस थिंग। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन कौन ये कर रहा है, तो ये ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन जो है विथ इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2025 विल अंडरटेक द रिव्यू ऑफ रेगुलेशन इन फेज्ड मैनर। तो जो भी होता क्या है कि RBI कई सारे रेगुलेशन जारी करता है, कई सारे आपको जारी करता है, बट ओवर द ईयर सम बिकम्स रिडंडेंट। ओके जरूरी नहीं कि सब 10 साल पहले 15 साल पहले जो आपको रेगुलेटरी जो आपको रिलीज किया गया था वो आज की डेट में इफेक्टिव होगा या आज की डेट में होगा, लेकिन जो RE होते हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज होते हैं, उसको आपको सबको चेक करना होता है। क्या पता पुराना वाला में कुछ हो जिसको RBI यूज कर ले, इसीलिए आपको टू ईज द बर्डन ऑन रेगुलेटरी एंटिटीज RBI क्या करती है, इस तरह के आपको जो है RRC वगैरह की स्थापना करती है हर 5 to 7 ईयर्स पर, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड टू रिमूव द रिडंडेंट रेगुलेटरी, जो भी आपको रेगुलेशंस वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए ये आपको हर
5-6-7 पे किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेस है इसमें एक इंडिपेंडेंट आपको एडवाइजरी ग्रुप ऑफ रेगुलेशंस भी फॉर्म किया जाता है, जो आपको एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं। दे आर नॉट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई, दे आर बैंकर्स और अदर फील्ड के जो आपको एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है। ओके, मोस्टली जो बैंक के आपको ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आरई है, रेगुलेटेड एंटिटी जो है, उन्हीं पर ये रेगुलेशंस लागू होती है और उनके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ होना चाहिए। तो एक आपको एक्सटर्नल जो है वो एक्सपर्ट्स का इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशंस भी क्रिएट किया जाता है। ओके, तो ये जो ग्रुप क्रिएट किया गया उसके अब चेयरमैन कौन है, तो श्री राणा आशुतोष कुमार सिंह, हु इज द एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वुड चेयर दिस आरआरसी रेगुलेटरी रिव्यू सेल को जो चेयर कर, जो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है उसको कौन चेयर करेंगे, तो राणा आशुतोष कुमार सिंह, who is the MD in State Bank of India would chair. There are 6 members, आप ध्यान रख सकते हैं मेंबर्स के नाम भी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग आपको NBFCs, बैंक्स, कॉपरेटिव्स, वहां से इनको पिक किया गया है एंड दे कम फ्रॉम इवन फ्रॉम इंश्योरेंस। देख सकते हैं आप ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से लिया गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से लिया गया है, फेडरल बैंक से है, कोऑपरेटिव बैंक से लिया गया है, NBFC से लिया गया है। तो ये सब आप देख सकते हैं अलग अलग वेरिड फील्ड से लोगों को पिक किया गया है यहाँ पर, ये जो आपको इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप बनाई गई है। ओके, तो ये था तीसरा न्यूज। वन सेकेंड, मोदी जी कम बैक अगेन। फोर्थ न्यूज मोदी जी से रिलेटेड है कि अभी सेमिकॉन इंडिया 2025 जो है उसको उन्होंने इनोग्रेट किया। सेमिकॉन इंडिया कंडक्ट हो रही है, उसका एडिशन जो आपको यहाँ पर तीसरा एडिशन होगा, थर्ड एडिशन, तो वो आपको 2025 जो है कॉन्फ्रेंस 2 से लेकर 4 सितंबर तक अभी कंडक्ट किया गया। इट वाज हेल्ड ऑन फ्रॉम 2 to 4 सितंबर। ओके, दिल्ली में हुआ था, यशो भूमि में ये आपको हुआ था, याद रखना कहां पर हुआ, यशो भूमि न्यू दिल्ली में हुआ था। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका थीम याद रखना, व्हाट वाज द थीम और किसने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय Indian Semiconductor Mission ISM, which is part of METOI, Ministry of Electronics and Information Technology, और SEMI एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, SEMI, इन दोनों के द्वारा ISM प्लस सेमी, याद रखना किसके द्वारा किया गया, ISM प्लस सेमी के द्वारा जो है मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसका थीम क्या है, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इसका थीम क्या है, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। ये बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के मिशन से मैच करता है और उसी को आपको ये जो है थीम याद रखना। ये तो बात हो गई। आपको यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है कि जो ISM है वो सरकार ने 2021 में अप्रूव किया था, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। अभी तक जो है भारत ने 10, इसके अंतर्गत जो है DLI करके है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसके अंतर्गत सरकार ने 10 प्रोजेक्ट्स को, 10 एंटिटी को, या आप कह सकते हो कंसोर्टियम को अप्रूव कर चुका है। अगर आप न्यूज़पेपर कटिंग्स देखोगे तो न्यूज़पेपर कटिंग्स में आपको 10 के नाम जो है अवेलेबल हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। और मुझे लगता है कि वहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पिक किया जाएगा इस बार, 10 में से आपको वहां से पूछ सकते हैं। ये रहा, अब देखो यहाँ पर मिंट का इस पर आर्टिकल भी था, व्हाट गुड विल सेमीकंडक्टर विल डू, व्हाट गुड विल्स मेड इन इंडिया चिप्स रियली डू। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मिंट का जो है उस पर एक्सप्लेनर भी था। सो दीज आर द 10। ओके, ये 10 जो है अप्रूव हो चुके हैं। आप देख सकते हो जून 2023 से स्टार्ट होकर अगस्त 2025 तक ये सारे अप्रूव्ड हुए हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, स्पेशली जो रिसेंट वाले हैं, जो अगस्त में आपको ये 4 अप्रूव हुआ है, ये तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। ओके, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके अलावा कुछ और भी यहाँ से आए, जैसे कि जो फर्स्ट है भारत का पहला चिप, फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप जो है वो प्रेजेंट किया गया था PM मोदी को, और उसका नाम क्या है, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर है। ये इसरो के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC इन कोलैबोरेशन विद इसरो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी विच इज सिचुएटेड इन चंडीगढ़। तो याद रखना किसके द्वारा बनाया गया है, ये विक्रम 32 बिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन जरूर रहेगा। ओके, उसके अलावा एक और अपडेट यहां पर है, फर्स्ट OS80। ओके, जो फर्स्ट आपको आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन है, जो सनद गुजरात में है, यहां से आपको पहला वाला जो है CG सेमी का
फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप फ्रॉम दिस पायलट फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल फ्रॉम दिसंबर। और ये पीएम मोदी ने आपको 15 अगस्त वाले अपने संबोधन में भी जो है, जो उन्होंने अनाउंसमेंट था उसमें भी उन्होंने बोला था कि ये आएगा। याद रखना सीजी जो है, सीजी पावर, सीजी सेमीकंडक्टर के द्वारा जो है ये आपको आने वाला है। कहाँ से? सनद, गुजरात में होगा। और ये फर्स्ट मेड इन इंडिया जो है OS80 होगा। ओके। और जो इंडियन सेमीकंडक्टर, आप देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग इतना अपडेट देखकर जो है खुश हो जाएंगे, बट नहीं। जब आरबीआई क्वेश्चन पूछता है तो वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर पूछता है। आप देख सकते हो कि हर में देखोगे आपको, जहां पर भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सब क्यों दे रहा हूँ, और ये पूरा मैगजीन से पिक किया गया। ये इसका पर्पस यही है, क्योंकि आरबीआई आपको जब क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर भी पूछता है। यहाँ पर आपको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में आपको जानना है। यहाँ पर आधा अपडेट ही है, इसके 4 से 5 कंपोनेंट्स हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे और आपको मैगजीन में अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा लेंदी नहीं करना था, इसीलिए आपको आधा थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर 50% पार्ट, ये 50% पार्ट आपको जो है मैगजीन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको कवर कर लेना। बट ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको ये सारा चीज़ करना होता है। जब भी इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट आपको स्कीम्स न्यूज़ में बनते हैं तो उसको आपको डिटेल में कवर करना होता है। नेक्स्ट क्या है? 5th वन, आज का लास्ट और आखिरी है 5th वन, नेशनल क्रिटिकल मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स जो है, और इस पर मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, और ये मैं पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ, जब से ट्रंप आया हुआ। और ट्रंप ने जब चाइना पर, यहाँ देखो इस पूरा स्टोरी शुरू कहाँ से हुआ है। जब ट्रंप आपको जनवरी में आया, ट्रंप ने अप्रैल में जो है, मार्च में ही स्टार्टेड पुटिंग टैरिफ ऑन। पहले वो चाइना के साथ, यूएस और चाइना का स्टार्ट हुआ, अभी ना यूएस और इंडिया का स्टार्ट हुआ है। इससे पहले बिगिनिंग में आपको यूएस और चाइना का आपको सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि ट्रंप स्टार्टेड पुटिंग टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स, ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, उन्होंने टैरिफ स्टार्ट किया। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वेंट टू 140%। क्योंकि पहले यूएस कुछ कर रहा था, चाइना उसको रेसिप्रोक कर रहा था। पहले यूएस करता था, फिर चाइना उसको मैच करता था। तो ये, और चाइना ने कितना दिया था? चाइना ने कितना किया? 125% तक डाल दिया था। हालांकि ये अभी होल्ड पर है और इंडिया से कम ही चाइनीज पर अभी लग रहा है। क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने क्या किया, अप्रैल में दे पुट एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। इट इज ए नॉन टेरिफ, दिस वाज ए डायरेक्ट टेरिफ। देखो ट्रेड में 2 तरह के बैरियर्स होते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। ट्रेड में आप WTO अगर पढ़ोगे तो WTO के अंदर जो है 2 चीजें आती है। ओके, ट्रेड में 2 चीजें आती है। ट्रेड बैरियर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है, सॉरी बैरियर्स नहीं, यहाँ पर बैरियर्स होते हैं ट्रेड में, वो जनरली 2 तरह के होते हैं, नॉट द ट्रेड बैरियर्स। अगर मैं बात करूं, ये जनरली 2 तरह के ट्रेड में होते हैं। कहता है टैरिफ, एक होता है नॉन टैरिफ। अब बोलोगे सर टैरिफ क्या है? टैरिफ क्या होता है? डायरेक्ट अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दूं, ये सब अगर मैं ड्यूटी लगा दूं, तो मतलब मैं बोल रहा हूं कि इतना % आपको लगेगा। अगर इस देश से कोई गुड्स आता है, अगर मेरे बाउंड्री में क्रॉस इंटर करता है, तो उसको 20% लगेगा, उसको 15% लगेगा। ओके, जस्ट टू प्रोटेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग और जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री, वी डू मोस्ट कंट्रीज डू दिस थिंग। अभी ट्रंप क्यों कर रहा है? ट्रंप बोल रहा है कि वी रन a large amount of trade deficit with India and China all, तो इसीलिए we are putting tariffs on India। ओके, उसका रीजन यही है। तो ये टैरिफ जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, ये आपको डायरेक्ट आप पर ड्यूटीज लगा दी गई, डायरेक्ट आपको टैक्सेस लगा दिए गए आप पे। एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर, इसमें आपको परसेंटेज नहीं देते हो, बट आप हर्डल्स क्रिएट करते हो, ये इनडायरेक्ट होता है। ये क्या था? ये डायरेक्ट था, ये आपको इनडायरेक्ट जो है आप कर रहे हो। तो वही है, चाइना जी ने क्या किया? एक्सपोर्ट कंट्रोल आपने लगा दिया। ओके, चाइना ने क्या किया? एक्सपोर्ट कंट्रोल, मतलब इनडायरेक्ट जो है नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया। उसके बाद जो है यूएस की हवा निकल गई, इनफैक्ट सभी देशों की निकल गई, भारत की अभी भी निकली हुई है। तो अब हुआ क्या? दे पुट द एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन ऑल द क्रिटिकल मिनरल्स। और हुआ क्या कि जो
90% क्रिटिकल मिनरल्स है, 90% जो मैग्नेट्स है, जो क्रिटिकल मिनरल्स को 70% ही वो कंट्रोल करता है, बट क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट नहीं, क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोसेस करके मैग्नेट्स वगैरह रेडी करना, उसके लिए सही मिनरल्स मटेरियल मेटल रेडी करना, जो कि आपको ईवी में हो गया, फाइटर प्लेन्स में हो गया, या दुनिया वेरी चीज में जो है वो चीज यूज होते हैं, जो हाईटेक में यूज होता है, उसके लिए चिप में यूज होता है, सेमीकंडक्टर में उसको यूज किया जाता है, उसके लिए जो है 90% जो है वो मिनरल्स प्रोसेसिंग के बाद 90% चाइना के पास, ये चाइना ही कंट्रोल करता है। तो इसने बोला कि अब अगर किसी देश को ये चीज चाहिए तो वो चाइनीज गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब कि जो चाइनीज कंपनी है वो डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है, जो इसको जिस कंट्री को चाइना अलाउ करेगा, जिस कंट्री के साथ चाइना का अच्छा रिलेशनशिप होगा, उसी को बस वो एक्सपोर्ट कर सकती है, और वो जितना चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगी उतना ही वो एक्सपोर्ट कर सकती है। तो ये हो गया एक्सपोर्ट कंट्रोल। और आपको पता है कि यूएस भी जो है 90% चीजों के लिए, जैसे कि उसके F-35 फाइटर जेट है, ये F-22 रैप्टर है, कई सारी चीजें हैं, यूएस इज मोर एडवांस, एंड फॉर ऑल द एडवांसमेंट्स दे नीड दिस क्रिटिकल मिनरल्स, दे नीड दिस मैग्नेट्स। तो और वो जो है मिल ही नहीं रहा है, तो ये अप्रैल मंथ में उन्होंने डाल दिया। जैसे ही नॉन टेरिफ बैरियर हुआ, ये सब कुछ जो है हवा निकल गई इनकी, और इन्होंने जो है, बिकॉज चाइना हैड द लिवरेज, और उन्होंने लिवरेज को यूज कर लिया, एंड दैट्स व्हेन दिस क्रिटिकल मिनरल्स फाइट बी स्टार्टेड। ओके, और वहां से जो इवन जब ये एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा तो इंडिया वगैरह सब पर चला गया, और इंडिया हैड ऑलरेडी हैड अ बैड रिलेशनशिप विद चाइना, दैट्स व्हाई मोदी जी ऑल्सो वेंट टू चाइना। एक तो वो रीजन था कि यूएस ने हम पे इंपोर्ट लगा दिया, और वी वांटेड टू डाइवर्सिफाई आवर रिलेशनशिप, तो हम लोगों ने चाइना के साथ जो है रिलेशनशिप ठीक किया। और दूसरा रीजन ये भी था कि वी नीड क्रिटिकल मिनरल्स। उतना ही नहीं, हम लोग तो और भी चीज चाहिए, हम लोगों को फर्टिलाइजर्स चाहिए। अभी आप देखोगे कई सारे न्यूज आ रहे हैं, किसान वगैरह जो है नेताओं के पैर पकड़ ले रहे हैं, क्योंकि एक किसान जो गरीब किसान है उसके लिए फर्टिलाइजर्स, यूरिया, फास्फोरस, ये सब जो है एनपीके वगैरह काफी मैटर करता है, उसके बिना उसके खेत होगा ही नहीं। आज की डेट में बिना फर्टिलाइजर्स के उपजा हो ही नहीं सकता है, और फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज पड़ी हुई है कई सारे एरियाज में, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और कई सारे एरिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो कई वीडियोज वगैरह आ रहे हैं, तो ये इसीलिए आ रहा है। ओके, बिकॉज द फार्मर्स आर रियली डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ड्यू टू फर्टिलाइजर शॉर्टेज। स्पेशली यूरिया तो अवेलेबल है, यूरिया में भी शॉर्टेज हो गई है, लेकिन जो स्पेशलाइज आपको फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका काफ़ी मारामारी चल रहा है। इसके अलावा जो बोरवेल मशीन होती है, जो अब बड़े बड़े आपको टनल्स वगैरह बनते हैं, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गया या बड़े बड़े टनल्स जो बने, जो टनल बोरिंग मशीन, जो टनल वाली मशीन होती है, वो सब कुछ हम लोग चाइना से लेते हैं। ये दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पर चाइना ने कंट्रोल लगाया हुआ है। तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपको ये सब सारा चीज पता होगा, हालांकि अगर नहीं था तो आपको अब पता हो ही गया होगा। ओके, चलो अब आते हैं अपने काम की चीजों पर। तो इसीलिए सरकार ने, चूंकि वी कैन नॉट सिट आइडल एंड वी कैन जस्ट होप कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाइना एक दिन सब कुछ कर देगा, ठीक है, वी विल बी मेकिंग रिलेशनशिप ऑफ प्रोग्रेस ओवर देयर, उनके साथ हम ठीक ठाक करेंगे, हम लोग उनसे कोशिश करेंगे, नेगोशिएट करेंगे कि हमको मिले। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू बिल्ड समथिंग, वी ऑल्सो नीड टू, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ सप्लाई चेन, और इसमें आत्मनिर्भर बनने का, रिलायंट होने का जो है, हमको सेल्फ रिलायंट होने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर द गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिशन। सरकार ने क्या किया, नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च किया जनवरी 2025 में। ओके, ये काफी क्रिटिकल मिशन, क्रिटिकल मिनरल्स वाला काफी टाइम चल रहा था, लेकिन जब एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा उसके बाद काफी ये जो है मैटर एग्जैगरेट हो गया, तो सरकार ने ऑलरेडी इस पर जो है नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च किया था। ओके, और उसी का ये सब कंपोनेंट लॉन्च किया गया है नेशनल क्रिटिकल मिशन के अंतर्गत ही, कि इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। क्या लॉन्च किया गया है, अंडर नेशनल क्रिटिकल मिशन इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग जो है वो लॉन्च की गई है। और उसी में उसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ का इंसेंटिव प्रोवाइड करने का सरकार ने प्लान किया है। दिस स्कीम हैव अ टेन्योर ऑफ 6 years। अब देखो ये लॉन्च क्यों किया गया है, जो जब ऑलरेडी नेशनल क्रिटिकल मिशन था, फिर इसका क्या यूज है। आपको पता होगा कि जो एक सप्लाई चेन क्रिएट करना होता है, और मैंने जैसे बोला नहीं कि इनफैक्ट इंडिया ऑल्सो हैव अ क्रिटिकल मिनरल्स, बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग। बस मिनरल्स नहीं होने चाहिए, मिनरल्स की प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चाइना हैज द कंट्रोल ऑफ 90% ऑफ प्रोसेसिंग।
एंड वो यहाँ पर भी हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। आज ही का आर्टिकल है, मैंने अभी तुरंत टेलीग्राम पर शेयर किया थोड़ी देर पहले, मिंट का आर्टिकल है, मिंट के फर्स्ट पेज पर आर्टिकल है, हाउ द चाइना इज क्रिएटिंग हर्डल्स रिगार्डिंग इवन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कई सारी भारतीय कंपनी जो ईवी के क्षेत्र में है, दे वांट टू मेक द मैग्नेट्स, एक एनएमसी करके दो, एलवीएफ एंड एनएमसी करके दो मैग्नेट्स होते हैं ईवी के लिए, वो बेसिकली बनाना चाहती है, बैटरी के लिए बनाना चाहती है, बट उसमें भी वो कंट्रोल रख रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि जो फॉक्सकॉन के इंजीनियर्स वगैरह थे उनको बुला लिया गया यहाँ के प्लांट से। तो उस तरह के आपको नॉन टेरी बैरियर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी जो है वो भी सीखने में नो हो होता है टेक्नोलॉजी का, उसके में टाइम लगता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और उसके लिए जरूरी है टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए वो है। तो लेकिन हमें जो अभी क्रिटिकल मिनरल चाहिए, जो मैग्नेट चाहिए, इट इज ऑन अर्जेंट बेसिस। ओके, so the critical mineral value chain comprising exploration, auction, mine operation and acquisition of foreign resources takes time before they could supply critical minerals to Indian industry. A prudent way to ensure supply chain sustainability in the near term is through the recycling of secondary sources. तो हमारे पास जो ऑलरेडी जो मान लो जो प्रोडक्ट अभी मान लो जिसका लाइफ टाइम खत्म हो गया, बट फ्रॉम देयर द मैग्नेट्स कुड बी रिसाइकल्ड। तो रिसाइकलिंग के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, तो this scheme will provide incentive for the recycling value chain, which is involved in actual extraction of critical minerals and not the value chain involved in only mass production. तो जो भी ये बैटरीज वगैरह, जो बैटरी खत्म हो चुकी, खराब हो चुकी है, उससे जो आपको मैग्नेट्स वगैरह एक्सट्रैक्शन के लिए जो काम कर रहे हैं, जो भी कंपनीज है, उनको ये इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। ओके, सो हु आर एलिजिबल आर द फीड स्टॉक इन ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप्स या स्क्रैप्स अदर देन ई वेस्ट एंड एलआईबी स्क्रैप्स। और इसमें जो आपको लार्ज या एस्टेब्लिश रिसाइकलर्स हैं वो भी हो सकते हैं, स्मॉल एंड न्यू रिसाइकलर जो है, जैसे इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स वगैरह अगर ऐसा कुछ करना चाहती है तो उनको सबको जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। द स्कीम विल बी अवेलेबल टू इन्वेस्टमेंट इन न्यू यूनिट्स एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी। तो ये आपको ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड दोनों के लिए है। ग्रीन फील्ड क्या हो गया, जो नया, जो फ्रेश आप स्टार्ट कर रहे हो, ब्राउन फील्ड हो गया जिसको आप एक्सपेंड कर रहे हो, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है उसमें आप जो एक्सपेंशन कर रहे हो, उसके लिए, दोनों के लिए आपको ये अवेलेबल है। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों के लिए है। यहाँ पर इंसेंटिव का जो स्ट्रक्चर है वो दो तरह के यहाँ पर इंसेंटिव हो गए, कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी, और एक होगा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सब्सिडी, जिसको हम लोग ओपेक्स सब्सिडी बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको 20% सब्सिडी प्रोवाइड करता है ऑन प्लांट एंड मशीनरी यूनिट्स स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑन टाइम विथ रिड्यूस्ड रेट्स ऑफ डिलेज, और ऑपरेशनल के लिए प्रोवाइड करेगा 40% ऑफ एलिजिबल ओपेक्स इन सेकेंड ईयर। ओके, इंक्रीजिंग टू 60% बाय 5th ईयर टाइड टू इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर FY 2026। तो यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी गई है, सेम कंडीशन PLI स्कीम में भी है, कि आपको एक ही बार में सारा इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आपको 20% मिलेगा आपको स्टेब्लिश करने के लिए, राइट। उसके बाद जो है आपको 40% मिलेगा, बट ये इंक्रीज करेगा, 40 to 60% जाएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, जो 5 ईयर्स का साइकिल आपको देखोगे, जो एग्जाम का जो ये टेनर है 6 ईयर का, उसमें आपको जो है 5th ईयर में वो आपको मिलेगा। तो वो भी तब मिलेगा जब आपके सेल्स जो है वो इंक्रीज, इंक्रीमेंटल सेल्स पर आपको जो आपको एक्सप्लोरेशन वगैरह जो सेल्स आपकी है उसमें इंक्रीज करेगा, तभी आपको ये मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। तो सब्सिडी कैप जो है, लार्ज एंटिटीज क्लेम अप टू 50 करोड़। अब ये भी है कि एक एंटिटी को कितना मिल सकता है, ऐसा नहीं कि सबका सब पूरा 1500 करोड़ एक ही को मिलेगा, नहीं, 50 करोड़ ही मैक्सिमम मिल सकता है। तो ये कैपेक्स भी लगा हुआ है लार्ज एंटिटीज के लिए, जो है वो 50 करोड़ जो है, दोनों मिलाकर कैपेक्स प्लस ओपेक्स मिलाकर जो है वो आपको 50 करोड़ का सब्सिडी यहाँ पर मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। और स्मॉलर फर्म्स या इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स के लिए जो है ये 25 करोड़ ही है। Okay, and out of the total incentives, 1/3 of the outlay reserved for smaller entities। ये ध्यान रखना कि 1/3 जो है टोटल जो इंसेंटिव है उसका 1/3 सरकार ने स्मॉलर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू प्रमोट स्मॉलर एंटिटीज या स्टार्टअप्स वगैरह को जो है सरकार यहाँ पर प्रमोट करना चाहती है। एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम? एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर डेवलप 270 किलो टन्स ऑफ एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी, produce 40 kilotons of critical minerals annually, attract 8,000 crores investments and create 70,000 direct and indirect jobs। ये यहाँ पर टारगेट है। अब देखो मैं यहाँ पर पूरा आर्टिकल, ये तो हो गई बात, इतना आपको न्यूज वहाँ पर रहता है
अगर आप पीआईबी की वेबसाइट पर जाओगे तो दिस मच इन्फॉर्मेशन यू गेट, बट एज आई सेड आई डोंट ओनली कवर द पीआईबी, आई ऑल्सो प्रोवाइड यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन चीजें हो रही है, कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ। तो ये वाला जो इतना अपडेट है ये आपको एडिशनल होता है, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि आरबीआई आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर क्वेश्चन पूछता है। आप देख सकते हो क्रिटिकल मिनरल्स जो है कौन कौन से हैं, ओके। और इंडिया जो है 100% लिथियम कोबाल्ट एंड निकेल के लिए जो है डिपेंडेंट है, जिसमें आपको पर्टिकुलरली चाइना का डोमिनेंस जो काफी ज्यादा है। ये आपको 70% ऑफ ग्लोबल जो है REE प्रोडक्शन करता है और 90% रिफाइनिंग करता है। जो प्रोसेसिंग है वो 90% कंट्रोल चाइना का है, ओके। और रिसेंट जो आपको एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बाय चाइना, फॉर एग्जाम्पल गैलियम जो वो सब किया, और जो रिसेंटली आपको जो उन्होंने जैसे इंडोनेशिया ने भी निकेल को एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। तो दीज ऑल हैव डिसरप्टेड द ग्लोबल सप्लाई चेन इन, और इट इज इम्पैक्टिंग द इंडिया ईवी एंड बैटरी प्रोडक्शन एम्बिशंस जो भी हम लोग का है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। कि जो भी हम लोग गीगा फैक्ट्री वगैरह स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी, वी डोंट हैव मेटल्स, वी डोंट हैव प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, ओके। और इस सेक्टर में जो आपको पुराने डेवलपमेंट कौन कौन से हैं जो सरकार ने ऑलरेडी किए हुए हैं, जैसे कि आपको माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट जो रेगुलेशन था उसको 2023 में अमेंड किया गया था, जिसके अंतर्गत आज भी एक न्यूज है जो 23-24 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स हैं उसका सेकेंड या थर्ड फेज ऑफ ऑक्शन स्टार्ट हुआ है। तो सरकार इसको ऑक्शन कर रही ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आ सके और उसका प्रोसेसिंग वगैरह कर सके। उसके बाद एक सरकारी कंपनी है काबिल करके, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसने ज्वाइंट वेंचर वगैरह ऑलरेडी ओवरसीज कंपनीज के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको हो गया, अर्जेंटीना वगैरह में ऑलरेडी आपको जो है ज्वाइंट वेंचर वगैरह कर रहा है, MOUs वगैरह साइन कर रहा है एक्सप्लोरेशन के लिए। यूनियन बजट 2024-25 में नेशनल क्रिटिकल मिशन को अप्रूव किया था, जो हम लोग नीचे देख रहे हैं, जो 2025 जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया। सरकार ग्लोबल पार्टनरशिप कर रही है, ओके। जैसा कि मैंने बोला कि अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, चिली वगैरह में ऑलरेडी आपको कर रही है। इवन जो क्वाड है, वो क्वाड ने एक रिसेंटली फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया है। क्वाड क्या है? इंडिया, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, जापान, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US एंड जापान का आपको एक है क्वाड है। इसने एक फ्रेमवर्क, क्वाड ने आपको फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया हुआ है, ओके। उसके अलावा आपको जो है क्रिटिकल मिनरल्स पर रिसेंटली मई-जून में उन्होंने मई में लॉन्च किया था। उसके अलावा जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, IPEF है, जो 14 कंट्रीज US सपोर्टेड 14 कंट्री आपको जो चल रही है, तो वो फ्रेमवर्क है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेंट है, वो भी इस पर कर रहा है। तो दुनिया भर जो है इस पर काम कर रही है, दुनिया भर में कई सारे लोग काम कर रहे हैं इस पर। अब यहाँ पर जो है आपको नेशनल क्रिटिकल जो मिशन है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, उसके भी आपको जो है की फैक्ट्स को समझने पड़ेंगे। तो ये जो आपको प्रोग्राम है, टोटल इसका आउटले ये है, इसका भी टाइमलाइन वही है 2030-31, और ये 25-26 से स्टार्ट हुआ है। हालांकि ये 24-25 से स्टार्ट हुआ है, ओके सॉरी 24-25 नहीं, 25-26 नहीं, 24-25 से ही आपको ये फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो चुका है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर टारगेट्स देख सकते हो, टारगेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ओवरसीज एक्वाइजिशन भी है, यहाँ पर रिसाइकलिंग भी है, स्टॉक पाइलिंग भी है, रिसर्च इनोवेशन है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स, एक्सप्लोरेशन, overseas acquisition, recycling, stockpiling and research innovations. These are the 5 components of this particular national critical missions, okay. Apart from this, it will also it has also recommended setting a center of excellence for critical minerals, CECM। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने 2 चीजें एक्स्ट्रा भी की हुई है, आपको रीड मोर और रीड गाइडलाइंस। जो सरकार ने भी गाइडलाइंस लॉन्च किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स पर, और गाइडलाइंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब इस तरह के बड़े बड़े स्कीम्स आते हैं। तो जब आरबीआई आपसे फेज 2 में क्वेश्चन, नॉट ओनली फेज 1, इन फेज 2, जब आपको फेज 2 में क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको काफी डिटेल पूछता है। तो इसलिए मैं कई बार आपको फेज 2 के लिए गाइडलाइंस PDF भी रिकमेंड करता हूँ, तो आप गाइडलाइंस PDF पढ़ सकते हो। अब इस न्यूज को जो है यहाँ पर एक्सप्लेनर दिया हुआ है वो भी आप पढ़ सकते हो, ओके। सो दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट नेशनल क्रिटिकल मिशन, ओके। तो चलो ठीक है, ये सारा का सारा अपडेट था। दीज वर द 5 अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैंने पांचों के पांचों, सॉरी एक तो बच ही गया, चौथा ही था ये तो, ओके नहीं हो गया ना, 5 अपडेट हो गए। सेमिकॉन इंडिया 5 हो गए, यस यस वी कवर्ड ऑल। यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंट था, यहाँ वी कवर्ड ऑल द 5 अपडेट्स, हम लोग कवर कर चुके हैं। सो
If you find the video helpful, do share, do like. See you in the next video.